नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के मंच से मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आशा करता हूं कि सर्दी के इस मौसम में आप सभी घर में स्वस्थ एवं कुशल होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारियों में सतत रूप से लगे हुए होंगे, कार्यरत होंगे। साथियों, एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए संस्थान की ओर से एसएससी जीडी के अभ्यास सत्र की ये मुहिम प्रारंभ की गई थी, जिसमें हमने कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी चर्चा को पूर्ण कर लिया था। और उसी क्रम में आज हम लोग एक नए अभ्यास सत्र के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। साथियों, पिछले कुछ वीडियोस में हमें अपने छात्रों से जो कमेंट्स प्राप्त हुए, उसमें कुछ छात्रों का ये कमेंट्स आए कि सर, एसएससी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन या रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित क्वेश्चन पेपर में आते रहे हैं और इस बार भी वो सिलेबस का एक हिस्सा है, तो उससे प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। तो कुछ प्रश्न उसके आप अभ्यास के रूप में हम लोगों को करवा दें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम रिक्त स्थानों की पूर्ति के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, जो विगत परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो उसी आधार पर मतलब या ऐसा समझ सकते हैं आप लोग कि जो क्वेश्चन हमने लिए हैं उतने ही क्या कहते हैं, इस स्तर के क्वेश्चन आगे आने वाली परीक्षाओं में भी आप लोगों को मिलेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपनी आज की चर्चा को आपके सम्मुख प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपनी आज की कक्षा का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति टॉपिक हमारा साथियों। और यहां पर देखिए, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि भाषा में अभिव्यक्ति, विचार, लिपि की रिक्त स्थान से सुरक्षित रहते हैं। भाषा में अभिव्यक्त, विचार, लिपि की फिल इन द ब्लैंक्स से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, हमारे विकल्प हैं ए सहायता, बी कृपा, सी दया और डी प्रेरणा। तो साथियों, यहां पर देखिए, यहां पर हमारा जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ए सहायता। ठीक है, देखिए यहां पर कई बार क्या होता है, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में कई बार तो आप बोलचाल की भाषा में उन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, तो बोलचाल की भाषा से ही आपको वो स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा वाक्य जो है वो बोलने पर शुद्ध रूप से आपके सामने आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। तो कई बार तो व्याकरण का ज्ञान ना होने के कारण भी सिर्फ बोलचाल के प्रयोग से आप प्रश्न का जो उत्तर है वो पहुंच सकते हैं, वहां तक निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अब हम देखते हैं हम यहाँ पर जैसे देखते हैं इनके जो बाकी विकल्प हैं, उन बाकी विकल्पों को जरा एक बार क्या करते हैं, रिक्त स्थान पर रख के देखते हैं और देखते हैं हमारा वाक्य कैसा बन रहा है या क्या कभी उसका प्रयोग वास्तविक रूप से संभव है कि नहीं है। ठीक है, जरा देखते हैं। भाषा में अभिव्यक्त, विचार, लिपि की कृपा से सुरक्षित, कृपा से सुरक्षित रहते। जरा देखिए, यहाँ कृपा क्या शब्द बन सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि कृपा जो होती है वो किसी जीवित व्यक्ति के द्वारा होती है, या तो दैवी कृपा होगी या फिर किसी व्यक्ति की कृपा से आप, ठीक है, अपना जीवन यापन गुजार कर रहे होंगे। ठीक, तो कृपा शब्द का प्रयोग यहां पर नहीं हो सकता, कृपा शब्द का प्रयोग यहां पर नहीं हो सकता। वही चीज आपकी दया के साथ आ जाएगी। दया भी जो करेगा, करने वाला व्यक्ति, हम लोग कहते हैं ना कि ईश्वर की दया है, प्रभु की दया है या किसी व्यक्ति की बड़े की दया है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों पद जो है और ये प्रेरणा, ठीक है, इंस्पिरेशन, भाषा में अभिव्यक्त, विचार, लिपि की प्रेरणा से सुरक्षित रहते, नहीं, ये तीनों पद हैं जो देखिए सामान्यतः
सामान्यतः ये तीनों पद हैं, इनका प्रयोग सजीव के साथ होता है या सजीव के संदर्भ में होता है, सजीव के संदर्भ में होता है। और यहाँ पे बात हम किसी व्यक्ति की नहीं कर रहे बल्कि भाषा की कर रहे हैं, भाषा की कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में जब हम वाक्य बनाते हैं तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सहायता इस पृष्ठ का सही उत्तर हो जाएगा। तो आंसर बनेगा भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं, लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, मन में फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका। देखिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका, आप चारों विकल्पों को रखिए। रखने पर आपको वाक्य जो बनेगा उसमें से आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा वाक्य उचित है और कौन सा वाक्य अनुचित। ठीक है, तो पहले से हम विकल्प को ही रख करके देखते हैं। मन में टकराहट उत्पन्न होने से मैं कोई उत्पन्न ना कर सका। देखिए कभी वाक्य हम लोग ऐसा बनाते, टकराहट, टकराहट का मतलब होता है टकराना, यानी बाहरी स्पर्श। ठीक है, हम किसी चीज से टकराएंगे तो दो चीजें होंगी। ठीक है, मन आपस में टकराएगा नहीं। ठीक है, टकराने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होगी। तो यहां पर यह चीज जो होगी आपकी इस विकल्प के रूप में नहीं होगी। ठीक, दूसरा विकल्प देखते हैं, मन में द्वंद्व उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका। ठीक है, तो अक्सर हम लोग इस शब्द का प्रयोग देखते हैं। इस प्रश्न को अभी छोड़ देते हैं, इस शब्द को अभी छोड़ देते हैं। मन में संघर्ष उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका। ठीक है, संघर्ष उत्पन्न होने से। और चौथा विकल्प देखते हैं, मन में युद्ध उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका। देखिए यहां पर भी अगर हम लॉजिक देखें तो लॉजिक, एक छोटा सा जो लॉजिक आएगा यहां पे, ये टकराहट, संघर्ष और युद्ध, टकराहट, संघर्ष और युद्ध, ये तीनों संबंध जो होंगे इसमें दो लोगों की कम से कम आवश्यकता पड़ेगी, कम से कम दो की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक व्यक्ति जो किसी अन्य से टकराएगा या उसका संघर्ष होगा या उसका उससे युद्ध होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के संदर्भ में ये तीनों जो होंगे वो असंगत हो जाएंगे और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, द्वंद्व। तो मन में द्वंद्व उत्पन्न होने से, मन में द्वंद्व उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका, इस प्रश्न का सही रिक्त स्थान का पद हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, अनाथ आश्रम में रिक्त स्थान रहते हैं। ठीक है, तो विकल्प देख लेते हैं। मध्यम, ए मध्यम वर्ग के बच्चे, बी श्रीमंत बच्चे, सी अनाथ बच्चे और डी झोपड़पट्टी के बच्चे। तो साथियों देखिए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अनाथ आश्रम, इस पद को ही देख लीजिए जरा, इस पद को देखिए तो ये पद जो है दो पदों अनाथ और आश्रम के मेल से बना है। ठीक है, अनाथ और आश्रम के मेल से बना है। आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम का मतलब होता है स्थल अथवा स्थान, स्थल अथवा स्थान। ठीक है, स्थल अथवा स्थान आश्रम का मतलब हो गया। ठीक है, यानी ऐसा स्थान या ऐसा स्थल या ऐसी जगह जहां पर कौन रहे? अनाथ रहे, अनाथ रहे। तो अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चे कैसे हो जाएंगे भाई? विकल्प जाहिर सी बात है, अनाथ बच्चों के लिए वो जगह है, अनाथ बच्चों का वह रहने का स्थान है। ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? अनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, विकल्प सी। अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चे रहते हैं, अनाथ बच्चे रहते हैं। अब अगर इस प्रश्न का देखें विकल्प डी को लगाना चाहे तो झोपड़पट्टी के बच्चे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो यहां पड़ेगा झोपड़पट्टी में। ठीक है, अगर यहां पर झोपड़पट्टी हो जाता तो झोपड़पट्टी में झोपड़ी के बच्चे या झोपड़पट्टी के बच्चे रहते, तो ये इसके लिए आंसर यहां पे हो जाना चाहिए। झोपड़पट्टी हो जाता तो विकल्प डी हो जाता, लेकिन यहां पर क्या है? अनाथ आश्रम है। क्या है? अनाथ आश्रम है, तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, विकल्प सी। बाकी के तीनों पद जो होंगे वो असंगत हो जाएंगे, बाकी के तीनों पद क्या होंगे? असंगत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विपत्ति में कभी अपना रिक्त स्थान नहीं खोना चाहिए, नहीं खोना चाहिए। तो विकल्प देखते हैं। विकल्प ए क्रोध, बी धैर्य, सी शांति और डी धन। ठीक है,
तो साथियों हम लोग अक्सर बोलते हैं कि जब भी कभी मनुष्य के जीवन में क्या पड़े, विपत्ति पड़े, ठीक है, कठिनाई आए, तो उसे क्या करना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए, धैर्य पूर्वक, ठीक है, धैर्य पूर्वक रहना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, धैर्य। विपत्ति में कभी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, विपत्ति में कभी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, लड़की खिड़की के पर्दे की आड़ से, ठीक है, रिक्त स्थान रही थी। विकल्प ए झांकना, बी घूरना, सी ताकना, डी देखना, ठीक है। अब चलिए यहां पर देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प ए झांकना। लड़की खिड़की के पर्दे की आड़ से झांक रही थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर तो हमारा विकल्प ए हो जाएगा, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये बाकी के 3 आंसर क्यों नहीं होंगे, तो साथी देखिए, क्योंकि यहां पर जब हम इन 4 पदों में से भरने की बात करेंगे तो कई बार क्या होता है, जिनको नहीं मालूम है, ठीक है, समस्या हो सकती है, तो वाक्य बनाने पर बाकी प्रश्नों से भी ठीक बनते हुए प्रतीत होंगे। देखिए, लड़की खिड़की के पर्दे की आड़ से ताक रही थी, पद ये भी बन रहा है, ताक रही थी, ठीक है, या लड़की खिड़की के पर्दे की आड़ से देख रही थी, सुनने में पद ये भी ठीक है, ठीक है, आड़ से देख रही थी। लेकिन हमने इन 2 पदों का चयन क्यों नहीं किया, उसके सापेक्ष झांक शब्द को ही क्यों लिया? प्रश्न ये मतलब, आंसर तो आपका ठीक है, ये हो जाएगा झांक रही थी, लेकिन ये 2 पद क्यों नहीं आ रहे? तो देखिए साथियों, ताकने का मतलब होता है, ताकना हम कैसे बोलते हैं, किसी को ताकना या किसी को देखना। तो ताकने और देखने के लिए हमें किसी की ओट लेने की आवश्यकता नहीं होती, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। हम लोग कहते हैं किसी को ताकना, ठीक है, इसी को दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं टकटकी लगाना, ठीक है, टकटकी लगाकर देखना, ठीक है, यानी उसको बिना किसी, एक तरीके से समझ सकते हैं, बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के किसी को देखना, ठीक है, देखना। तो यहां पर जब भी ये ताक शब्द और देख शब्द आएगा तो वहां पर कभी ओट नहीं लिया जाएगा या किसी चीज का सहारा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जब आड़ ली जाएगी या ओट ली जाएगी या सहारा लिया जाएगा तो वहां पर जो पद प्रयुक्त होगा, यहां पे इन चारों में, वो उपयुक्त पद झांकना ही होगा, ठीक है। पर्दे की आड़ से झांकना, घूंघट की आड़ से, ठीक है, झांकना, ठीक है। तो यहां पर ये सारी पद क्या हो जाएंगे, यहां पर ये तीनों पद जो होंगे इस प्रश्न के संदर्भ में क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे, और आपका सही प्रश्न हो जाएगा ए, झांक, ठीक है, झांकना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे गांव में एक रिक्त स्थान की स्थापना हुई, ठीक है, की स्थापना हुई। तो विकल्प देखते हैं, ए तालाब, बी घर, सी दुकान और डी मंदिर, ठीक है साथियों। तो हम विकल्प रख करके देख लेते हैं। हमारे गांव में एक तालाब की स्थापना, तालाब की क्या स्थापना होती है, स्थापना का मतलब क्या होता है, अच्छा ये बताइए, स्थापना का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम लोग जब कोई चीज की स्थापना करते हैं तो स्थापना का मतलब होता है विधिवत रूप से उसका निर्माण करना, विधि विधान के साथ। मूल शब्द आ गया, स्थापना करने का मतलब है विधि विधान के साथ, ठीक है, विधि विधान के साथ उसका निर्माण करना। तो तालाब में कोई विधि विधान होता है क्या, पूजा से संबंधित कोई चीज होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर हमारे गांव में एक तालाब, हम लोग क्या बोलते हैं, कभी बोलते क्या, तालाब की स्थापना हुई, हम लोग क्या कहते हैं, तालाब का निर्माण हुआ, तालाब का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए, यहां पर ये तालाब शब्द यहां पर क्या हो गया, असंगत हो गया।
इसी प्रकार से जब हम लोग घर बनवाते हैं तो हम लोग क्या करवाते हैं? हमने घर की स्थापना कराई? नहीं, हमने क्या कराया? घर का निर्माण कराया। क्या कराया? घर का निर्माण कराया। तो यहां पर घर के संदर्भ में भी स्थापना पद नहीं हो गया। इसी प्रकार से अगर हम दुकान की बात करें तो दुकान में क्या हो जाएगा? हमने क्या किया? दुकान का क्या किया? दुकान की स्थापना की? कभी नहीं। हम क्या बोलते हैं? हमने दुकान का निर्माण किया, दुकान की स्थापना नहीं की, दुकान का निर्माण किया। ठीक है, तो इन तीनों पदों के साथ देखिए जो पद आएगा साथियों, वो निर्माण का पद ज्यादा उपयुक्त होगा, निर्माण का पद ज्यादा उपयुक्त होगा। तो यहां पर जो स्थापना के लिए सही पद होगा वो पद हो जाएगा मंदिर। हमारे गांव में एक मंदिर की स्थापना हुई। हमारे गांव में एक मंदिर की स्थापना हुई। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, तो आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा हमारा विकल्प डी, मंदिर। ठीक है, आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वकीलों ने कागजात की रिक्त स्थान की। ठीक है, की। तो अब जरा विकल्प देखते हैं। ए दर्शन, ठीक है, बी सर्वेक्षण, सी निरीक्षण, डी जांच। ठीक है, तो जरा चारों विकल्पों को हम रख करके देखते हैं। चारों विकल्पों को रखते थे। वकीलों ने कागजात की दर्शन की, नहीं, शब्द ही नहीं बनता, शब्द ही नहीं बनता। अगर यहां पर यह शब्द रखना भी होता, पहली बात तो कागजात के दर्शन होते ही नहीं है। कागजात के दर्शन हमेशा मंदिर में देवी देवता के होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम पद को देखना चाहें, एक दृष्टिकोण से समझना चाहें, तो जरा यहां पर देखिए, जब हम लोग लिंग और वचन का चैप्टर पढ़ते हैं साथियों, दर्शन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। जब हम लिंग और वचन का चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग वचन के चैप्टर में ऐसा देखते हैं कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है। ठीक है, होते तो सामान्यतः ये है कि कोई एक शब्द है एक वचन का, तो उसमें प्रत्यय का प्रयोग करके हम उसको बहुवचन में परिवर्तित कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? ठीक है, बहुवचन में परिवर्तित कर लेते हैं। लेकिन हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बहुवचन संभव नहीं होते हैं, यानी या उनके एक वचन संभव नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनका प्रयोग हम सदैव उसी ही रूप में करते हैं। तो साथियों, इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो ये दर्शन का जो पद होता है हिंदी में वचन में जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो इसका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? सदैव बहुवचन के रूप में होता है, यानी इसका प्रयोग कभी भी एक वचन के रूप में नहीं होता है। इसका प्रयोग कभी भी एक वचन के रूप में नहीं होता है। ठीक है, तो अगर इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में हो रहा है, मैंने इसको बोला, तो यहां पर इसका प्रयोग का मतलब क्या है कि अगर बहुवचन के रूप में यह शब्द प्रयुक्त हो रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि इस पद के साथ जो क्रिया आएगी या इस पद के साथ यदि किसी संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग होगा तो वो भी सदैव बहुवचन का ही होगा। ठीक है, वो भी सदैव बहुवचन का। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, जैसे मैं बताऊं, देखने में दोनों उपयुक्त लगेंगे आपको। भगवान का दर्शन किया, देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। भगवान का दर्शन किया, यहां एक शब्द मैं और लगा लूं, मैंने भगवान का दर्शन किया। ठीक है, और दूसरा शब्द हम यहां लिखेंगे मैंने, दूसरा वाक्य है यहां पे, भगवान के दर्शन की। अब ये दोनों वाक्य आपके सामने परीक्षा में लिख करके आ सकते हैं। वाक्य शुद्धि का भी एक प्रश्न आपका हो सकता है कि इन दोनों वाक्यों में शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। ठीक है, हमने देखिए आपको बताया था कि हिंदी का शुद्ध स्वरूप जो होता है वो व्याकरण पे आधारित होता है।
हिंदी की जब हम बात करते हैं, हिंदी एक भाषा है, उसकी कई उपभाषाएं और कई बोलियां हैं, ठीक है। तो जब आप क्षेत्रीय संदर्भ में बात करते हैं तो बोलियों में व्याकरण की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है, ठीक है। आप यहां पर शुद्ध पानी को आप पीते हैं, ठीक है, पानी को आप पीते, पानी, ठीक है, मैंने पानी पिया, लेकिन कहीं कहीं आप जाकर के इसको दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं, ठीक है। पानी पिया जाता है, बांग्ला भाषा में आप जाएंगे तो वहां पे कोई चीज मैंने आपको बताया था, एक मजाक के संदर्भ में नहीं है, लेकिन अगर बांग्ला भाषा में आप बोलेंगे तो वहां कभी भी नहीं बोलते पानी पिया, वो हमेशा बोलते जल खावे, जल। वहां पे कोई चीज पी ही नहीं जाती है, वहां पे हर चीज खाई जाती है। पानी भी वहां पे क्या, पानी खौबे, वो खौबे मतलब खाया, तो भाषा के उनके लिए तो वो खाना ही उचित है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से क्या ये पद सही है? नहीं, व्याकरण की दृष्टि से वो पद सही नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हो सकता है कहीं पर इसका प्रयोग इस रूप में किया जाता हो। अरे हम कह रहे दक्षिण भारतीय राज्यों में आप चले जाएं, वहां पर हिंदी के लोगों को जो जरूरत नहीं होती, तो वहां पर वो लोग लिंग वचन का बहुत अधिक प्रयोग नहीं देखते हैं, वहां पर बस वो क्या करते हैं, विचारों को इतनी हिंदी बोल लेते हैं कि वो अपने विचारों को क्या कर दें, अभिव्यक्त कर दें, अपनी बात को आप तक समझा दें। तो हो सकता है वो कभी कभी यही बोलते, मैंने भगवान का दर्शन किया, मैंने भगवान का दर्शन किया, ठीक है। तो आप उनको अशुद्ध नहीं कह सकते, अशुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी बात को तो वो आप तक समझा पा रहे हैं। लेकिन फिर अगर हम व्याकरण की दृष्टि से बात करें, ठीक है, तो ये वाक्य क्या है, क्या ये वाक्य शुद्ध है? नहीं, ये वाक्य अशुद्ध है। अब देखिए ये वाक्य अशुद्ध क्यों है? अशुद्ध ये इसलिए है क्योंकि यहां पर देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो दर्शन का पद है, दर्शन का पद है, ये सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाला पद है, सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाला पद है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इस पद के साथ जो संबंध कारक का चिन्ह है, वो चिन्ह है का, वो चिन्ह है का, ठीक है। और इसके साथ जो क्रिया का पद आएगा, इसके साथ जो क्रिया का पद आएगा वो एक वचन का नहीं होगा। अगर ये पद किसका, दर्शन बहुवचन का है, तो इसके साथ संबंध कारक का चिन्ह और क्रिया का जो पद होगा वो भी बहुवचन का ही होगा। अब यहां पर देखिए हम पढ़ते हैं, हम ध्यान से पढ़ते हैं, देखिए जब कारक का चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं जो संबंध कारक होता है, संबंध कारक, इसका चिन्ह होता है का, की, के। हम लोगों ने सामान्य रूप से पढ़ा है, इसका चिन्ह होता है का, की, के। अब ये तीन चिन्ह होते हैं किसके लिए? तो देखिए का प्रयोग होता है पुल्लिंग के लिए, का प्रयोग होता है पुल्लिंग मेल के लिए, की का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग फीमेल के लिए, ठीक है, और के का प्रयोग होता है साथियों बहुवचन के लिए, प्लूरल नंबर के लिए, प्लूरल नंबर के लिए, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो इन दोनों का प्रयोग जो है वो सिंगुलर नंबर एक वचन के लिए हो जाता है, और इसके का प्रयोग जो है वो प्लूरल नंबर बहुवचन के लिए हो जाता है, ठीक। ध्यान से समझिएगा। और मैंने आपको बताया कि दर्शन का जो पद है वो सदैव बहुवचन का पद है, तो उसके साथ ये चिन्ह जो है वो एक वचन का नहीं होगा, वो चिन्ह सदैव किसका आएगा, बहुवचन। यानी दर्शन के साथ हमेशा के का प्रयोग होगा। तो यहां से देखिए भगवान का दर्शन नहीं बल्कि भगवान के दर्शन, बहुवचन का पद आ गया। और उसी के साथ यहां पर क्रिया देखिए, आ की जगह क्रिया क्या आ गई, ए आ गई, आ की जगह क्रिया क्या आ गई, ए आ गई। तो व्याकरण के दृष्टिकोण से ये वाला वाक्य आपका सही हो जाएगा, ये वाला वाक्य आपका सही हो जाएगा। तो यहां पर ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न की मैंने व्याख्या कर दी यहाँ पे कि ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मिल गया, कभी आपको क्वेश्चन में आ जाए। एसएससी जीडी के सिलेबस में साथियों मैं आपको बता दूं कि लिंग और वचन के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए कि वो परीक्षा में सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा पद है जिसका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है, सदैव बहुवचन के रूप में होता है। तो साथियों वो पद हो जाएगा दर्शन, वो पद हो जाएगा जो सदैव और सदैव बहुवचन के रूप में होता है। तो साथियों यहां पर देखिए, अब यहां पर कागजात की, अब जरा ध्यान से देख लीजिए, ये की अभी मैंने बताया किसका है, सिंगुलर नंबर का है, सिंगुलर नंबर का है। तो उसके साथ ये बहुवचन का पद नहीं आएगा, बहुवचन का पद नहीं आएगा। तो साथियों ये पहला आंसर आपका नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरा सर्वेक्षण, तो कागजात का सर्वेक्षण, की सर्वेक्षण नहीं, कागजात का सर्वेक्षण होता है, ठीक है। तो ये पद सर्वेक्षण जो है इसके साथ का प्रयोग होता है, यानी ये इस चीज को निरूपित करता है कि ये पद जो है ये पुल्लिंग का पद है, ये पुल्लिंग का पद है। और पुल्लिंग के साथ कारक जो है वो स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं होगा, या क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग की प्रयुक्त
नहीं होगी। तो इस कारण से इस प्रश्न का आंसर ये भी नहीं होगा। निरीक्षण, फिर देखिए कागजात का निरीक्षण, कागजात की निरीक्षण नहीं, कागजात का। अगर यहां पर का होता तो एक बार बात बन सकती थी, लेकिन यहां क्या है की, तो इस प्रकार से ये आंसर भी आपका नहीं होगा। तो बचा और आपका सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प डी, वकीलों ने कागजात की जांच की, वही आपका क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर साथियों जो होगा वो होगा विकल्प डी, वकीलों ने कागजात की जांच की जांच की। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं अपना। हमारा अगला प्रश्न है, गर्मी से पहले ऋतु होती है, ऋतु होती है। ए वर्षा, बी हेमंत, सी बसंत और डी ग्रीष्म। तो देखो साथी, ये कोई मतलब बहुत वो क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा बस क्रम का क्वेश्चन है। अगर आपको चीजें स्पष्ट हो तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हो, और कुछ भी ना मालूम है तो भी देखिए, जैसे किसी को कुछ नहीं मालूम है तो भी विकल्प को कैसे निकालते हैं। तो जरा देखिए, यहां गर्मी की बात हो रही है और गर्मी से पहले की बात हो रही है, तो देखिए गर्मी को ही हम ग्रीष्म बोलते हैं, गर्मी और ग्रीष्म एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो अगर गर्मी से पहले की बात हो रही है तो ग्रीष्म तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये इसका क्या है, पर्यायवाची है। एक विकल्प आपका हट गया, एक विकल्प आपका हट गया। हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं कि हमारा जो क्रम होता है वो क्रम क्या होता है ऋतुओं का हम लोग बोलते हैं सर्दी, गर्मी, बरसात, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो सर्दी के बाद गर्मी आती है और गर्मी के बाद बारिश होती है। अरे बहुत छोटा सा लॉजिक थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोगों ने कक्षा 4-5 में जलचक्र पढ़ा होगा। जलचक्र में क्या होता है, जब सूरज में खूब तपिश होती है, खूब गर्मी होती है, तो धरती का जल क्या होता है, वाष्पीकृत होकर के बादल बनता है। और बादल जब क्या होते हैं, संघनित हो जाते हैं, तो वो भूमि पर क्या हो जाते हैं, बरस जाते हैं। तो भैया बारिश होगी कब, थोड़ा सा सोचने वाली बात नहीं है, बारिश होगी कब, बारिश होने के लिए महत्वपूर्ण है जब बादल बने, बादल बने। और बादल कब बनेंगे, जब वाष्प बनेगी, और वाष्प कब बनेगी, जब गर्मी होगी। तो भैया बारिश कब होगी, जब पहले गर्मी हो जाएगी, जब पहले गर्मी हो जाएगी, जब गर्मी होगी, गर्मी से बादल बनेंगे, तो उसके फलस्वरूप क्या होगी, उसके फलस्वरूप बारिश होगी, बारिश होगी। तो बारिश गर्मी से पहले तो कभी नहीं हो सकती। तो यहां पर देखिए वर्षा भी आपका दो विकल्प हट गया। देखिए थोड़ा सा कोई चीज बहुत वो नहीं है, आपको बस ये सोचना है कि क्या विकल्प, आपको अपने आप दिखाई देगा कि यार गर्मी के बाद बारिश होती है, कुछ तो कारण होगा। कारण ये हमने आपको बता दिया जल चक्र के माध्यम से। ठीक है, अब आपके पास दो चीजें बची, आपके पास सिर्फ दो विकल्प बचे, हेमंत और बसंत। अब थोड़ा सा देखिए, अगर आपको हिंदी महीनों के नाम याद हो साथियों, तो ये हेमंत जो होता है ना, हेमंत क्या होती है, हेमंत जो होती है ये सर्दी की ऋतु होती है, सर्दी की ऋतु होती है। ठीक है, हिंदी में जब हम चर्चा करते हैं तो हिंदी में 6 ऋतुएं होती हैं, षड ऋतु होती है, 6 ऋतु। ठीक है, तो हेमंत के बाद शिशिर, हेमंत शिशिर। ठीक है, तो हेमंत और शिशिर दोनों ये जो होती हैं, ये दोनों सर्दी की ऋतु होती हैं। किसकी ऋतु होती है, सर्दी की ऋतु होती है। ठीक है, तो यहां पर ये सर्दी की ऋतु हो गई, तो उसका यहां किससे, गर्मी से कोई लेना देना नहीं होगा, गर्मी से कोई लेना देना। तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा वसंत। ठीक है, क्या होगा, वसंत होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा विकल्प सी, वसंत। गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारत वस्तुतः ऋतुओं की रिक्त स्थान का देश है। ठीक है, ए समानता, बी मनोरंजकता, सी विविधता और डी समकक्षता, डी समकक्षता। तो साथियों देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प सी, विविधता। ठीक है, भारत सिर्फ ऋतुओं का ही नहीं भैया, भारत जो है विविध संस्कृतियों का, ठीक है, विभिन्न क्या हम बोल सकते हैं, धर्मों का, विभिन्न सभ्यताओं का,
ठीक है, ये उसकी संगम स्थली है। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न विभिन्न मत पंथ संप्रदाय के लोग मानने वाले एक साथ मिलजुल करके यहाँ पर निवास करते हैं। इसी कारण हम एक वाक्य बोलते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां अनेकता में भी क्या, एकता पाई जाती है। अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी एक ऐसा देश जहां अनेक जाति के लोग एक भाव से मिलजुल करके आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये भारत जो है ये विविधताओं का देश है, विविधताओं का देश है। यहाँ पे बहुत तरीके के त्योहार, ठीक है, बहुत तरह के परिधान, बहुत तरह का खान पान, ठीक है, और बहुत तरह की भाषाएं, बोलियां, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऋतुएं, अब आप देख लीजिए ना, अब इतना विस्तृत भूभाग में है, विस्तृत भूभाग में। अभी आप एकदम अभी देख लीजिए, अभी जनवरी में हम लोग उत्तर भारत में रह रहे हैं और हम लोग एकदम ठंड के कारण क्या है, अपने दैनिक कार्यों को करने में भी सक्षम नहीं है। ठीक है, आप लोगों भी जो होंगे, आप लोगों की पढ़ाई में जो होगी वो थोड़ी सी क्या हो गई होगी, कमी आ गई होगी। ठीक है, ठंड के कारण क्या होगा, आप पढ़ने बैठते होगे तो ठंड के कारण हो सकता है आपके हाथ ही ना चलते हो, हाथ ही ना चलते हो कोई चीज। जैसे सामान्य रूप से आप मतलब डेली 5, 6, 8, 10 पन्ने अगर लिख सकते हो तो अभी आप हो सकता है 3, 4 पन्ने लिखने में ही क्या हो, सक्षम हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, एक तरफ एक बेहतरीन ठंडी ही ठंडी है। ठीक है, लेकिन अभी आप दक्षिण भारत में चले जाइए, दक्षिण भारत में चले जाइए तो वहां हो सकता है लोग क्या कहते हैं, हाफ शर्ट में घूम रहे हो। ठीक है, हाफ शर्ट में घूम रहे हो तो वो देखे वहां पर ऋतु अलग होगी। या अभी हम यहाँ पर ठंड में रह रहे हैं, 2-4 महीने के बाद यहाँ पर क्या ये ऋतु नहीं रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। अभी यहाँ पर हम लोग एकदम ठंड में रह रहे हैं, 2-4-5 महीने के बाद यहाँ भीषण गर्मी पड़ने लगेगी, भीषण गर्मी पड़ने लगेगी। तो हम लोगों का जो शरीर है, हम लोगों की जो क्या कहते हैं भूमि है, वो यहाँ पर हम लोगों को इसके अनुकूल बनाती है कि हम विभिन्न मौसमों में क्या करें, रह सकें। बहुत से मौसम भारतवर्ष में मतलब ऋतुएं पाई जाती हैं। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि भारत वस्तुतः ऋतुओं की कैसी, बहुत सी पाई जाती, तो उसके कारण विविधता का देश है। किसका देश है? विविधता, बहुत ढेर सारी ऋतुएं पाई जाती है, तो इस कारण भारत ऋतुओं की विविधता का देश है। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, उसका स्वर अत्यंत, ठीक है, अत्यंत था, स्वर कैसा था? ठीक है, तो जरा देखते हैं। विकल्प ए कर्कश, बी कठिन, सी श्रेष्ठ और डी कसैला। ठीक है, तो साथियों यहां पर जो सबसे उपयुक्त शब्द होता है ध्वनि के लिए या स्वर के लिए, तो वो कर्कश शब्द होता है। आंसर आपका हो जाएगा विकल्प ए कर्कश। ठीक है, कर्कश। ठीक है, कर्कश का मतलब क्या होता है? कर्कश का मतलब होता है जो सुनने में मधुर ना हो, मीठा ना लगे। ठीक है, कर्कश का विलोम साथियों रखेगा, बहुत बार पूछा जाता है। कर्कश, कर्कश का विलोम होता है कोमल, कर्कश का विलोम होता है कोमल, ये याद रखिएगा, कर्कश का विलोम होता है कोमल। और कर्कश एक उदाहरण के माध्यम से समझाए तो कर्कश आवाज किसकी होती है? तो कर्कश सामान्यतः कौवे की आवाज होती है। ठीक है, कौवे का स्वर कैसा होता है? कौवे का स्वर कैसा होता है? कर्कश होता है। कौवे का स्वर कैसा होता है? कर्कश होता है। और कोमल जो होती है सभी लोग जानते हैं, कोयल की आवाज जो होती है वो कैसी होती है? कोयल की आवाज कोमल होती है या मीठी होती है। कोयल की आवाज कोमल या मीठी होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा उसका स्वर अत्यंत कर्कश, विकल्प ए कर्कश था, कर्कश था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। हमारा अगला प्रश्न है, आज प्रतियोगिता, आज फिल इन द ब्लैंक्स प्रतियोगिता नहीं होगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा विकल्प, थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे हम। यहां पर आप कर लीजिए होगी। ठीक है, तो आज प्रतियोगिता नहीं होगी, तो विकल्प ए देखें, ए अंताक्षरी, बी अंताक्षरी, सी अंत्योष्टि और डी अंत्योदय। तो देखिए यहाँ ये दो चीजें तो होंगी नहीं। यहाँ पर दो पद यहाँ पर हैं, अंत्याक्षरी और अंताक्षरी। साथियों इस प्रश्न का आंसर बताने से मैं पहले चाहूंगा कि ये जो विकल्प है इस विकल्प को आप शुद्ध लिख लें, इस विकल्प को शुद्ध लिख लें। ये अशुद्ध विकल्प है, इसकी जगह आप लिख ले
अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। ठीक है, इसको शुद्ध कर ले तो आज प्रतियोगिता नहीं होगी। अब सामान्य रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अंताक्षरी बोलते हैं, अंताक्षरी बोलते हैं। ठीक है, जबकि शुद्ध शब्द होता है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। साथियों, वर्तनी में भी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध वर्तनी इसकी पूछी जाती है कि शुद्ध अथवा अशुद्ध की पहचान करें। तो शुद्ध अथवा अशुद्ध क्या होता है, तो आप याद रखेंगे शुद्ध वर्तनी जो होती है वो होती है अंत्याक्षरी। इसका मीनिंग देखिए क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अंत्यधन, अंत्यधन अक्षरी, अंत्यधन अक्षरी। इसका अर्थ क्या हुआ भाई, इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ अंत्यधन अक्षरी। अंत्यधन अक्षरी का मतलब क्या हुआ, अंत्य मतलब अंतिम, अक्षर मतलब वर्ण, यानी ऐसी प्रतियोगिता, ऐसी प्रतियोगिता जो अंतिम वर्ण से प्रारंभ होती हो, अंतिम वर्ण का जिसमें प्रयोग होता हो वो कहलाती है अंत्याक्षरी। क्या कहलाती है, अंत्याक्षरी। तो साथियों ये ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो विकल्प यही हो जाएगा। आज अंत्याक्षरी प्रतियोगिता नहीं होगी, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता नहीं होगी। और इस शब्द को भी आप लोग याद रखेंगे, वर्तनी के दृष्टिकोण से शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि शुद्ध वर्तनी क्या होती है, तो यानी कहेगा शुद्ध वर्तनी होती है ना कि अंताक्षरी बल्कि अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। कभी आपसे इसमें संधि भी पूछ सकता है, तो संधि अगर आपसे पूछे तो इसमें संधि हो जाएगी। देखिए अंत्यधन अक्षरी, यहां पर देखिए छोटा आ और यहां पर भी ये छोटा आ, दो समान वर्ण मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं, बड़े आ का निर्माण कर देते हैं। तो यहां पर संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मित्रों ने अंकित का रिक्त स्थान किया पर उसने बुरा नहीं माना। ठीक है, उसने बुरा नहीं माना। ए परिहास, बी उपहास, सी व्यंग और डी हास्य। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा बी उपहास। मित्रों ने अंकित का उपहास किया, उपहास किया। ठीक है, पर उसने बुरा नहीं माना। ठीक है, उसने बुरा नहीं माना। बाकी के जो तीन पद हो जाएंगे वो इससे असंगत हो जाएंगे, इससे असंगत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की रिक्त स्थान में घूम रहा था, में घूम रहा था। विकल्प ए पकड़, बी तलाश, सी अनुसंधान और डी चाह। ठीक है, तो साथियों यहां पर झुंड है चारों ओर पानी की, तो पानी के शब्द हमेशा हम प्रयोग करते हैं किस चीज का, तलाश का। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पानी की तलाश में। ठीक है, पानी की तलाश में घूम रहा था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, विकल्प बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देश में उद्योग धंधों की, ठीक है, उद्योग धंधों की रिक्त स्थान हुई है। ठीक है, तो विकल्प ए प्रोन्नति, बी गति, सी प्रगति और डी उन्नति। ठीक है, तो साथियों इस पद का सही आंसर होगा वो होगा डी उन्नति। देश में उद्योग धंधों की उन्नति हुई है। ठीक है, उन्नति हुई है। देखिए प्रोन्नति की बात करेंगे, प्रोन्नति क्या होती है, प्रोन्नति होती है आपको जो स्थान है उस स्थान से क्या करना, ऊपर जाना, आपका उच्च। और प्रोन्नति शब्द का जो प्रयोग होता है साथियों ये ध्यान रखिएगा, ये प्रायः यह व्यक्तियों के संदर्भ में होता है, व्यक्तियों के संदर्भ में। ठीक है, प्रोन्नति, इसी को ही हम पदोन्नति के रूप में भी बोल सकते हैं, पदोन्नति के रूप में भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी देखिएगा प्रोन्नति शब्द जो होगा वो व्यक्ति प्रधान शब्द होगा, व्यक्तियों के संदर्भ में इसका क्या होगा, प्रयोग होगा। बाकी के दोनों पद जो हो जाएंगे इस विकल्प के लिए या इस सेंटेंस के लिए क्या होंगे, असंगत हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी उन्नति। ठीक है, तो देश में उद्योग धंधों की उन्नति हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चिड़िया। ठीक है, चिड़िया का आपको इसमें स्वर बताना है कि चिड़िया क्या करती है। तो विकल्प ए मिमियाती,
बी चहचहाती, सी दहाड़ती और डी भौंकती। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है साथियों, इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा बी चहचहाती। लेकिन अगर थोड़ा सा विकल्पों पे देख लें हम, तो विकल्पों की चर्चा कर ले, तो मिमियाती, ये स्वर भैया किसका हो जाएगा? मिमियाता कौन है? तो मिमियाती है बिल्ली। इसी प्रकार से अगर हम दहाड़ती बोले तो दहाड़ता है शेर, तो दहाड़ेगी शेरनी। और भौंकता है कुत्ता, तो भौंकती है या भौंकेगी कुतिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इन तीनों के स्वर हो जाएंगे। अगर विकल्प में क्या होता बिल्ली, तो आंसर हो जाता आपका विकल्प है बिल्ली मिमियाती है, शेरनी दहाड़ती है और कुतिया भौंकती है। इस प्रश्न के आपके आंसर हो जाए। लेकिन आपसे यहाँ पे किसकी चर्चा कर रहा है? चिड़िया की चर्चा कर रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प बी, चिड़िया क्या करती है? चहचहाती है। चिड़िया क्या करती है? चहचहाती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और लिख लीजिए, एक शब्द और होता है, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। अगर यहां पर आ जाता मक्खियां, मक्खियां, तो साथियों ध्यान रखिएगा, मक्खियों में होता है, मक्खियों का स्वर होता है भिन भिनाना, तो मक्खियां क्या करेंगी? भिन भिनाती, भिन भिनाती। ठीक है, और अगर यहीं पर आ जाता भंवरा, भंवरा, ठीक है, तो भंवरों की जगह आपका शब्द हो जाता गुंजारता। भंवरा क्या करता है? गुंजारता है, गुंजार करता है। ठीक है, तो ये शब्द आप ध्यान रखेंगे, स्वर ध्वनियां होती है विभिन्न पशुओं की, पक्षियों की। ठीक है, तो उसी का प्रयोग उसके संदर्भ में किया जाता है। तो यहां पर चिड़िया जो होगी वो क्या करेगी? चहचहाएगी, और इन दो को भी आप लिख लेंगे। ठीक है, मक्खियां भिनभिनाती हैं और भंवरा गुंजार करता है या गुंजारता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, गंगा में प्रदूषण की, ठीक है, चिंताजनक है। यहां रिक्त स्थान पे आपको क्या बनना है? तो विकल्प देखते हैं, ए घुलनशीलता, बी विद्यमानता, सी मिलावट और डी उपस्थिति। साथियों तो इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी विद्यमानता। गंगा में प्रदूषण की विद्यमानता चिंताजनक है, विद्यमानता चिंताजनक है। बाकी के विकल्प ए, सी और डी जो होंगे वो इस प्रश्न से असंगत हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रश्न से असंगत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वह भीख रिक्त स्थान गुजार करता है या गुजर करता है। ए फेंक कर, बी देकर, सी बांट कर और डी मांग कर। तो भीख क्या की जाती है भाई? भीख मांगी जाती है, तो भीख मांग कर गुजर करता है, भीख मांग कर गुजर करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, विकल्प डी, वह भीख मांग कर गुजर करता है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर में विद्रोहियों का, ठीक है, विद्रोहियों का रिक्त स्थान था। ठीक है, विकल्प देखते हैं, ए विषाद, बी आतंक, सी कंप और डी त्रास। ठीक है, तो इस प्रश्न का साथियों सही आंसर जो होगा वो होगा बी आतंक। कश्मीर में विद्रोहियों का आतंक था। विषाद, विषाद ये जो पद है इसका देखिए, विषाद का शाब्दिक अर्थ होता है दुख। विद्रोहियों का दुख कुछ होती थी, विद्रोहियों का विषाद यानी दुख था? नहीं, नहीं दुख नहीं था। ठीक है, कंप, कंप मतलब होता है कांपना, भयभीत होना, तो विद्रोहियों का कंप था? नहीं। शब्द ही देखिए, आप बना करके देख लो, मैंने कहा था उस पद को रख लो, तो पद ही उचित नहीं होगा। कश्मीर में विद्रोहियों का कंप था, क्या था? पद ही नहीं बनना ठीक रूप से। ठीक है, कश्मीर में विद्रोहियों का त्रास था। ठीक है, त्रास, त्रास भी पद उचित नहीं हो रहा, तो यहां पर एक ही पद आपका उचित रूप से यहां पे, ठीक है, प्रयुक्त हो रहा है। कश्मीर में विद्रोहियों का आतंक था, तो यही आपका सही सही क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा इस वाक्य के लिए, इस वाक्य के लिए। 20वां, परीक्षा के
दिन तक उसने एक नहीं पढ़ा था, एक नहीं पढ़ा था। तो विकल्प ए कहानी, बी पुस्तक, सी हिंदी, डी अक्षर। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा परीक्षा के दिन तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था, डी एक भी अक्षर नहीं पढ़ा था। अब देखिए ये तीन इसके विकल्प क्यों नहीं होंगे, ये आंसर लिख लीजिए। तो ये तीनों पद जो है साथियों, ये तीनों पद जो हैं स्त्रीलिंग के पद हैं। कैसे पद हैं? ये तीनों स्त्रीलिंग के पद हैं। स्त्रीलिंग के पद होने का मतलब क्या हुआ? स्त्रीलिंग के पद होने का मतलब यहां पर यह हुआ कि यहां पर इन पद के साथ यहां पर जो क्रिया प्रयुक्त होगी वो क्रिया जो होगी वो स्त्रीलिंग की होनी चाहिए। अगर हम बनाते तो देखिए परीक्षा के एक दिन तक उसने एक भी कहानी पढ़ी थी होना चाहिए, कहानी पढ़ी थी, या पुस्तक पढ़ी थी होना चाहिए, पुस्तक पढ़ी थी, या हिंदी पढ़ी थी होना चाहिए, हिंदी पढ़ा था नहीं, हिंदी पढ़ी थी होना चाहिए। तो यहां पर देखिए यहां पर पढ़ा था आ रहा है और ये तीनों स्त्रीलिंग के पद हैं, स्त्रीलिंग के पद हैं, तो इसके साथ पुल्लिंग की क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, पुल्लिंग की क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अक्षर। ठीक है, परीक्षा के दिन तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा। अब अगर यहां पे थे तो यहां पर आप इस शब्द को भी देख सकते हैं कि अक्षर जो है वो शब्द कैसा हो जाएगा साथियों? अक्षर जो पद हो जाएगा वो पुल्लिंग का पद हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पुल्लिंग का पद हो जाएगा। ठीक है, आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है अपने, थोड़ा सा इस प्रश्न को भी संशोधित कर लेंगे, ये इसको आप धन कर लीजिए। अपने धन पर इतना, ठीक है, ठीक नहीं। विकल्प देखते हैं, ए अभिमान, बी अनुमान, सी अवमानना और डी अपमान। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, हम लोग कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को क्या धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, धन पर अभिमान नहीं होना चाहिए, घमंड का पर्यायवाची अभिमान हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए, अपने धन पर इतना अभिमान ठीक नहीं, अपने धन पर इतना अभिमान ठीक नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। हमारा अगला प्रश्न है, रोग ज्ञात होने पर उसका, विकल्प ए उपाय किया जाता है, बी उपचार किया जाता है, सी अंत किया जाता है, या डी समाधान किया जाता है। ठीक है, तो साथियों देखिए हमेशा जब भी रोग जो होगा, रोग शब्द होगा तो उसके साथ रोग का क्या किया जाता है? हमेशा रोग का उपचार किया जाता है। ठीक है, रोग का क्या? रोग का उपचार किया जाता है। ठीक है, समाधान, समाधान जो होता है हमेशा शंका अगर कोई होती है, शंका का समाधान किया जाता है। ठीक है, शंका का समाधान किया जाता है। ठीक है, तो रोग शब्द के साथ यहां पर आपका उपयुक्त पद होगा उपचार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, रोग ज्ञात होने पर उसका उपचार किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मैं परीक्षा में पास होने का, ठीक है, ए प्रयास करूंगा, बी अभ्यास करूंगा, सी साहस करूंगा, या डी व्यवहार करूंगा। ठीक है, तो साथियों जाहिर सी बात है परीक्षा में पास होने के लिए जो परीक्षार्थी होता है, जो विद्यार्थी होता है वो क्या करता है? वो सिर्फ प्रयास करता है या प्रयत्न करता है, प्रयास करता है या प्रयत्न करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हो जाएगा विकल्प ए, प्रयत्न करूंगा। यहां पे लिख लीजिए दूसरा पद, यहां पर अगर इसकी जगह प्रयास होगा तो वो भी उपयुक्त पद होगा। मैं परीक्षा में पास होने का प्रयास अथवा प्रयत्न करूंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, हमें, ठीक है, देश का सम्मान करना चाहिए। तो विकल्प देखते हैं, हमें, विकल्प ए हमारे देश का सम्मान करना चाहिए, बी अपने देश का सम्मान करना चाहिए, सी आपके देश का सम्मान करना चाहिए, या डी अपनी देश का सम्मान करना। तो देखिए यहां पर दो पद तो आपके सामने असंगत हो गए, आपके, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर देश
के साथ ये आपके या आपकी, देश एक है तो वहां पर बहुवचन का पद नहीं प्रयुक्त होगा, और देश जो है वो प्रायः पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो वहां पर जो सर्वनाम होगी प्रयुक्त वो स्त्रीलिंग के साथ प्रयुक्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये दोनों पद तो आपके हट गए। ठीक है, अब आ क्या रहा है यहां पर आना चाहिए हमारे या अपने। ठीक है, तो यहां पर जो उपयुक्त पद होगा साथियों, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी सर्वनाम पद के साथ करते हैं। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी सर्वनाम पद के साथ करते हैं तो वहां निजवाचक सर्वनाम के रूप में सदैव अपने शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। यह क्या है कि जब कभी सर्वनाम के साथ निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो, हिंदी में सर्वनाम के साथ निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम के रूप में सदैव किसका प्रयोग करेंगे? अपना या अपने का प्रयोग करेंगे। अपना, अपनी या अपने का प्रयोग करेंगे। अपना, अपनी या अपने का। ये वाक्य शुद्धि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, याद रखिएगा। कई बार वाक्य शुद्धि में पूछ देता है कि मैंने मेरा खाना खा लिया, तो ये वाक्य जो होगा ये वाक्य अशुद्ध होगा। मैंने मेरा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? मैंने अपना खाना खा लिया, या तुमने तुम्हारी पुस्तक पढ़ ली, ये वाक्य भी आपका क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा। वाक्य शुद्ध होगा तुमने अपनी पुस्तक पढ़ ली, तुमने अपनी पुस्तक पढ़ ली। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सर्वनाम के साथ निजवाचक सर्वनाम के रूप में अपना, अपनी या अपने पद का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रश्न का भी हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अपने। यानी हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन साथियों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चिंता 1। ठीक है, रिक्त स्थान, नशा है, बी संस्कार है, सी आदि है, डी व्याधि है। तो देखिए, दो विकल्प तो आपके अपने आप जो है आप देख पा रहे होंगे सभी प्रश्नों में कि नशा और संस्कार ये तो नहीं है। ठीक है, संस्कार है ही नहीं। अब दो विकल्प आपके सामने बच रहे हैं, आदि और व्याधि। तो साथियों दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, दोनों को देख लीजिएगा। इनका प्रयोग कहां पे होता है? जब भी कभी हम लोग कहते हैं, ईश्वर से हम लोग प्रार्थना भी करते हैं सुबह उठ करके, तो हम लोग कहते हैं कि हे प्रभु हमें सभी आदि व्याधियों से क्या करना? मुक्त रखना, दूर रखना। तो पद तो दोनों हैं, दोनों का पद एक साथ होता है। देखिए ये साथियों कितना महत्वपूर्ण पद है। ये आपसे प्रश्न के रूप में देखिए, ये आपसे समश्रुति भिन्नार्थक के रूप में भी पूछ सकता है। सुनने में देखे दोनों एक जैसे लग रहे हैं, आदि और व्याधि। ठीक है ना, व्याधि। अब क्यों? क्योंकि अगर इस पद को देखेंगे, कितना महत्वपूर्ण पद है व्याधि। इसको आप तोड़ेंगे तो ये भी बनेगा विधन आदि। विधन आदि, यानी यहां पे आदि आ ही रहा है, लेकिन ये आदि कैसी है? विशेष प्रकार की, विशिष्ट आदि है। विशिष्ट आदि, वी उपसर्ग का प्रयोग करके। आपसे ये पद देखें, ये पद उपसर्ग में पूछ सकता है कि व्याधि में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, या इसका मूल शब्द कौन सा है, इसका मूल शब्द कौन सा है। आपसे ये पद संधि में पूछ सकता है कि इसमें संधि कौन सी हुई है। तो विधन आदि, यानी पहले पद पे ई का प्रयोग होने के कारण संधि हो जाएगी गुण संधि, संधि हो जाएगी यण संधि, संधि हो जाएगी आपकी यण संधि। ठीक है, और समश्रुति भिन्नार्थक का तो ये पद दिख ही रहा है, आदि। तो आदि और व्याधि का मतलब क्या होता है? दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। सुनने में दोनों पद एक जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे, और उस अर्थ के अनुसार ही आप इसका क्या करेंगे? इस प्रश्न में सही आंसर का चयन कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा साथियों, आदि जो होता है इसका अर्थ या इसका प्रयोग जो होता है वो मानसिक कष्ट के लिए होता है। ठीक है, मानसिक कष्ट के लिए होता है। ठीक है, मन में कोई कष्ट हो तो उसके लिए हम आदि का प्रयोग करते हैं। और व्याधि का प्रयोग जो होता है साथियों वो शारीरिक कष्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? शारीरिक कष्ट के लिए होता है। ठीक है, शरीर में कोई पीड़ा हो, शरीर में कोई दुख हो, कोई दर्द हो, तो उसके कारण हम लोग व्याधि का, इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें आदि व्याधि से मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों के कष्टों से क्या करना? मुक्त करना। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, शारीरिक कष्ट तो आपके भर जाते हैं, लेकिन मानसिक कष्ट क्या होते हैं? वो चिरकालीन तक रह करके आपको क्या कहते हैं? दुख देते रहते हैं। ठीक है,
तो हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए कि हम क्या हो, हमारे मनसा वाचा कर्मणा से हम क्या करें, किसी को कभी भी कष्ट ना पहुंचाएं, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। ठीक है, तो यहां पर देखिए चिंता जो है, चिंता ये मानसिक विचार है। ठीक है, तो ये कष्ट जो देगी वो मन को देगी, और अगर मन को देगी तो यहां पर व्याधि ना होकर के शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका आदि। सी विकल्प आदि इसका सही आंसर हो जाएगा। चिंता एक व्याधि नहीं होकर के बल्कि क्या हो जाएगा, चिंता एक आदि है, चिंता एक आदि। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चिंता एक आदि है। ठीक है, और ये आदि और व्याधि का अर्थ भी याद रखिएगा। आदि मतलब कष्ट तो है, लेकिन वो कैसा, मानसिक, और व्याधि मतलब शारीरिक, व्याधि मतलब शारीरिक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न साथियों बहुत फेमस स्टेटमेंट है, बहुत फेमस कोट्स है, हम लोग सभी लोग जानते हैं। दहेज प्रथा समाज के लिए क्या है, तो ए अभिशाप है, बी अपराध है, सी सम्मान है, डी अपमान है। तो देखिए यहां पर एक पद तो आपका हट ही गया कि दहेज प्रथा सम्मान तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो आपके सामने आप बचा क्या, दहेज प्रथा। ठीक है, अब अपराध है समाज के लिए, तो अपराध है या नहीं है इसका निर्धारण तो कानून के द्वारा होगा, कानून के द्वारा होगा। तो यहां पर हम कानून की बात तो कर ही नहीं रहे, हम एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। है अपराध है, ठीक है, लेकिन है या नहीं इसका निर्धारण किसी अन्य के द्वारा होगा, तो यह विकल्प भी इसका नहीं हो सकता। ठीक है, दहेज प्रथा समाज के लिए एक अपमान है। ठीक है, दो चीजें बन सकती हैं, या तो अपमान है या अभिशाप है। तो इसके लिए हम लोग सबसे उपयुक्त शब्द जो प्रयुक्त करते हैं वो होता है एक अभिशाप। दहेज प्रथा जो है समाज के लिए एक अभिशाप है। ठीक है, अपमान नहीं है, अपमान सम्मान से बहुत हट करके, अभिशाप कलंक है ये। ठीक है, कलंक है, दहेज मांगना, दहेज ठीक है लेना और दहेज देना। देखिए सामान्य रूप से जो दे दे वो तो अलग बात है, ठीक है, अलग बात है। तर्क वितर्क करने वाले इस पे तर्क वितर्क ना करके कुतर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, कुछ इसके समर्थन में रहते हैं, कुछ इसके ठीक है इसके विरोध में रहते हैं। तो समर्थन वालों को तो मैं मानूंगा कि वो तर्क वितर्क से जाकर के कुतर्क ही करते हैं, क्योंकि इसको हम उचित नहीं मान सकते। तो ये क्या हो जाएगी, समाज के लिए क्या हो जाएगा, एक अभिशाप हो जाएगा। दहेज प्रथा समाज के लिए एक अभिशाप है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए, विकल्प ए। अपना अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है चार्ट पर मक्खियां। साथियों अभी मैंने आपको कुछ थोड़ी देर पहले यहां पर इसका उचित आंसर भी बताने का प्रयास किया था। तो देखिए चार्ट पर मक्खियां, विकल्प ए चहचहा रही थी, बी सनसना रही थी, सी फड़फड़ा रही थी और डी भिनभिना रही थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चार्ट पर मक्खियां जो है वो अभी मैंने बताया था कि मक्खियां क्या करती हैं, मक्खियां भिनभिनाती हैं। तो आंसर हो जाएगा विकल्प डी, चार्ट पर मक्खियां भिनभिना रही थी, चार्ट पर मक्खियां भिनभिना रही थी। तो साथियों इस प्रकार से अपना आज का जो अभ्यास सत्र है रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है, कुछ प्रश्नों के माध्यम से, देखिए ये संपूर्ण नहीं है, ये सिर्फ एक माध्यम है, एक तरीका है आपको बताने का कि जब आपके सामने प्रश्न आएंगे तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उस प्रश्न को हल करने की। ठीक है, किस तरीके से आप उस प्रश्न को हल करेंगे, किस दिशा में आप आगे बढ़ करके उस प्रश्न में सही विकल्प का चयन कर सकते हैं, ये एक तरीका हमने बताया था। तो आशा करता हूं कि ये तरीका आप लोगों को लिए लाभदायक होगा और इसी तरीके को आप लोग लेकर के अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं से और ढेर सारे अभ्यास पे अपना क्या करें, अभ्यास करें। ठीक है, अपनी पकड़ बनाने, मजबूत बनाने का प्रयास करें। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपनी शंका का समाधान आप पा सकते हैं। ठीक है, हम वहां पर हर संभव प्रयास करते हैं कि आपके जो प्रश्न हैं, आपकी जो शंकाएं हैं, उनका समाधान किया जा सके। तो साथियों इस प्रश्नों के साथ मैं आज की अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देता हूं, इस वादे के साथ कि अपने अगले अंक में हम लोग आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो आज की चर्चा को मैं यहां पे समाप्त करता हूं। आप सभी को जय हिंद।